नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में भारत की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 1947 में भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से स्वतंत्रता मिली। इस महान उपलब्धि के 75 वर्ष पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को, यानी 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 का कालखंड अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार ने मनाने का निर्णय किया है। तो इसी श्रृंखला में भारत माता की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की कुछ कहानियाँ मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक कहानियाँ पहुँच जाएं। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। इसकी कहानी का नाम है साहस का पुतला रमेश दत्त। ये एक ऐसे बालक की कहानी है जिसने आज़ादी की चाह में अपने प्राणों की आहुति दे दी। खिल रहा हो फूल जीवन का, उसे माँ को चढ़ा दो। खिल रहा हो फूल जीवन का, उसे माँ को चढ़ा दो। जब तिरंगा थाम ना हो, काम छोड़ो कर बढ़ा दो। जब तिरंगा थाम ना हो, काम छोड़ो कर बढ़ा दो। प्रयागराज युगों युगों से भारतीयों के लिए पावनता का प्रतीक और श्रद्धा का केंद्र रहा है। यह तीर्थराज उस दिन और भी पवित्र हो गया जब 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह स्थान चर्चित इसलिए भी रहा कि आनंद भवन, जो पंडित मोतीलाल नेहरू का निवास था, यहाँ स्थित आज़ादी के दूसरे दौर की लड़ाई में गतिविधियों का केंद्र बना। तो चलिए, आज आपको इसी नगर में रहने वाले वैद्य भानुदत्त जी के सुपुत्र रमेश दत्त मालवीय की वह वीर गाथा सुनाते हैं जिससे आप में भी देशभक्ति का सागर लहरा उठे। यह वह समय था जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ चुके थे। उनके कहने पर देश प्राण तक देने को तैयार था। वैद्य जी अपने घर में उस दिन पटना में बड़े नेताओं के बंदी हो जाने पर छात्रों द्वारा आंदोलन का बीड़ा उठाने के लिए उत्साहकारी बातें कह सुन रहे थे। चर्चारत इसी मंडली की बातों में पुलिस के निर्मम अत्याचारों की बातें सुनकर किशोर अवस्था में पग रख रहा 16 वर्षीय बालक रमेश व्याकुल हो उठा। संभवतः साधारण बच्चा ऐसी भीषण घटनाएं सुनकर डर से दुबक जाता, पर रमेश इसके विपरीत था। ऐसे में उसे अपना कर्तव्य नजर आने लगा। पाठशाला के साथी मिले तो मानो वह हृदय से ललकार उठा। पटना में हमारे साथ साथी, हम जैसे विद्यार्थी तिरंगे का मान रखते हुए बलिदान हो गए। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? स्वतंत्रता पाने की आग तो बच्चे बच्चे में जाग उठी थी। अधिक क्या सोचना था। तुरंत एक तिरंगा जुटाया, देशभक्ति और अंग्रेज विरोध के नारों वाली तख्तियां बन गईं और लक्ष्य तय हो गया। इलाहाबाद न्यायालय पर तिरंगा फहराने का मौखिक प्रचार तंत्र सक्रिय ही था। कानो कान योजना कई छात्रों तक फैल गई। रमेश के नेतृत्व में अगले दिन निकलने वाला तिरंगा मार्च छात्र सेना का संचलन बन गया। छोटी सी टोली गोमुख की गंगा जैसी निकली और देखते ही देखते गंगा जैसा ही विशाल रूप ग्रहण कर लिया। पुलिस ने कान फड़फड़ाए, चौकी पहरे बढ़ाए, न्यायालय को छावनी बना डाला। वही चेतावनी, लौट जाओ। वही उत्तर, हम लौटने नहीं आए हैं। यह संवाद तो लगभग ऐसे ही शब्दों में पूरे देश में हर जगह दोहराए जा रहे थे। आगे की घटना भी जैसे पूर्वलिखित नाटिका हो वैसी ही थी। पहले धमकियाँ, फिर लाठियाँ, फिर गोलियाँ। रमेश झंडा लिए न्यायालय की ओर लपका। उसके शरीर पर अनगिनत लाठियाँ बरस उठीं, पर वह सिपाहियों को चीरकर आगे बढ़ता गया। उसे न रोक पाने से झल्लाई पुलिस ने पीछे से गोलियाँ चला दी। वह लड़खड़ाया, लेकिन लक्ष्य प्राप्त होने तक कोई भी प्रयास शेष न छोड़ने वाला वह साहस का पुतला तिरंगा फहराए बिना तो आज मौत से भी न रुकने वाला था। उसने जब अनुभव किया
कि आगे बढ़ने में शरीर साथ नहीं दे रहा है तो पूरी ताकत से तिरंगा न्यायालय की ओर उछाल दिया। अंतिम प्रयत्न तक हार न मानने वाली की सहायता को लगता था आज भगवान भी विवश हो गए हैं। उसने सुना था पर आज सत्य होते दिख गया। झंडा न्यायालय की दीवार से टिक कर सीधा खड़ा हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का महाघोष एवं लक्ष्य की सफलता का संदेश दिशा दिशा में फैल रहा था। बाल बलिदानी रमेश दत्त अपने तिरंगे को देखते हुए ऐसा ध्यानस्थ था कि पुलिस ने विक्षिप्तों की तरह उस पर और कितने डंडे बरसाए उसे भान ही न रहा। वह तो अनंत पथ पर जा चुका था। संभवतः ईश्वर से एक जन्म और मांगने कि अपनी भारत माता को वह मुक्त दे सके, ऐसा ईश्वर उसे वरदान दे। ईश्वर ने अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा। बच्चों, कैसी लगी आपको ये बाल बलिदानी रमेश दत्त की कहानी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ऐसे ही बलिदानी वीरों की अनसुनी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, लेकिन आप मेरे साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए बने रहिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी कहानियों के लिंक हैं। आप चाहें तो उनमें से किसी भी कहानी के लिंक पर छूकर आप मेरी किसी भी कहानी को सुन सकते हैं। धन्यवाद। मिलती हूँ आगे आज़ादी की और एक नए मतवाले के साथ। धन्यवाद।